बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मामून तैयब है और हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं आज वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। पेज नंबर 1 है ये। ठीक है, ओ लेवल्स और एएस के लिए रेलिवेंट है। देखिए, आपको एक कैश बुक बनानी सिखाई गई थी। ये देखें, ये एक कैश बुक आपने बनाई थी और ये कैश बुक के आपने 2 कॉलम कैश बुक जब बनाई थी तो एक कॉलम उसका कैश का था और एक बैंक का। 3 कॉलम भी होती है लेकिन मेरे लिए इस वक्त रेलेवेंट समझाना आपको बैंक रिकन्सिलिएशन है, तो मैं अपनी बात करूँगा कि कैश बुक में ये 2 कॉलम हैं। ठीक है जी, दिस इज़ द डेबिट साइड और दिस इज़ द क्रेडिट साइड। ये वो चीज़ है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस कैश बुक में से कैश का कॉलम स्ट्राइक ऑफ कर दूं तो मेरे बिजनेस का नाम है, से फॉर एग्जांपल, अल्फ़ा। मैं एक बिज़नेस रन करता हूं, तो अल्फ़ा की बुक्स में ये कैश बुक का एक बैंक कॉलम मुझे नज़र आने लगा। ये कैश बुक है और इस कैश बुक का एक बैंक कॉलम है। ठीक है जी, यानी सिंपल एक बैंक अकाउंट हो गया। अच्छा, मैंने जो अकाउंट खुलवाया है मीज़ान बैंक में, तो मीज़ान बैंक की बुक्स में भी मेरा एक अकाउंट होगा यकीनन। तो इन बुक्स ऑफ मीज़ान बैंक से फॉर एग्जांपल मैंने मीज़ान बैंक में एक अकाउंट खुलवाया है, तो मीज़ान बैंक की बुक्स में जो मेरा अकाउंट होगा उसका टाइटल है अल्फ़ा और अकाउंट का एक यूनिक नंबर होता है। मैंने कहा 012345, ये नंबर है मेरे अकाउंट। मीज़ान बैंक की बुक्स में जो मेरा अकाउंट होता है वो इस शेप का होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है ये अकाउंट का, इसको रनिंग फॉर्मेट, रनिंग बैलेंस फॉर्मेट कहते हैं। इस फॉर्मेट की खूबसूरती ये है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस नज़र आता है। ठीक है, इसको आप फुल कॉलम कह लें, रेफरेंस कॉलम कह लें, रेलेवेंस इज डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस कॉलम की। तो मीज़ान बैंक की बुक्स में भी अल्फ़ा का अकाउंट नज़र आ गया। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि मैंने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, इन केस ऑफ कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मैंने पैसे बैंक में जमा कराए हैं, तो मैं एंट्री पास करूंगा। मैं कौन हूँ? अल्फा। मैं कहूँगा बैंक डेबिट 10,000, मैंने से फॉर एग्जांपल $10,000 जमा कराए। ठीक है, तो मैं कहूँगा बैंक डेबिट 10,000 और कैश क्रेडिट बाय 10,000। मैं कौन हूँ? अल्फा। यानी मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं अपने अकाउंटेंट से कहूँगा जाओ जाके बैंक में $10,000 जमा करा के आओ। तो जब वो जमा करा के आएगा तो मैं एंट्री पास करूँगा, अकाउंटेंट एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट क्योंकि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, और कैश क्रेडिट क्योंकि मेरा कैश चला गया। मीज़ान बैंक भी एक एंट्री पास करेगा, और मीज़ान बैंक एंट्री कितने पास करेगा? मीज़ान बैंक एंट्री पास करेगा कैश डेबिट, क्योंकि मीज़ान बैंक के पास क्या आ गया? कैश आ गया 10,000 से। अब मीज़ान बैंक क्रेडिट किसको करेगा? अल्फा को। क्यों? क्योंकि ये पैसे किसके हैं? अल्फा यानी मेरे। और मेरे पैसे हैं वो पड़े हुए किसके पास हैं? बैंक के पास। तो बैंक के लिए मैं कौन बन गया? उसकी लायबिलिटी बन गया। तो बैंक के लिए मैं उसकी लायबिलिटी बन गया, तो बैंक एंट्री पास करेगा कैश डेबिट और अल्फा क्रेडिट। तो इसकी जब पोस्टिंग होगी तो ये देखें, मैंने 10,000 पोस्ट किया यहाँ पे अगेंस्ट कैश, और मीज़ान बैंक क्या करेगा? ये 10,000 क्रेडिट किया उसने अगेंस्ट कैश। मीज़ान बैंक की बुक्स में मेरा बैलेंस 10,000 नज़र आने लगा क्रेडिट। मेरे लिए मेरा बैंक बैलेंस एसेट है, बैंक के लिए मैं उसकी लायबिलिटी हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर माई बिजनेस बैंक अकाउंट इज माई एसेट, एंड फॉर मीज़ान बैंक माई अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मीज़ान बैंक इज अ लायबिलिटी नेचर अकाउंट। तो इसलिए मीज़ान बैंक की बुक्स में अल्फ़ा का अकाउंट 10,000 से क्रेडिट खड़ा है, यानी मीज़ान बैंक से मैं जब चाहे 10,000 रुपये निकलवा सकता हूँ। फिर क्या हुआ कि मुझे ज़रूरत पड़ गई पैसों की, इन केस ऑफ कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। मैंने पैसे बैंक से विड्रॉ करा लिए। जब मैंने पैसे बैंक से विड्रॉ कराए तो मैंने एंट्री पास करी, यानी अल्फ़ा ने एंट्री पास करी कैश डेबिट, क्योंकि मैंने बैंक में जब चेक प्रेजेंट किया होगा, चेक लिख के दिया होगा, उस पर अपना एक साइन किया होगा, वो साइन बैंक के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड में होता है। जब मैं बैंक में अकाउंट खुलवाता हूँ तो बैंक मुझसे स्पेसिमेन कार्ड पे मेरा सिग्नेचर ले लेता है,
तो बैंक पे फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे सिग्नेचर के थ्रू करता है, तो मेरी सिग्नेचर के थ्रू मेरी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो मैंने बैंक में एक चेक दिया, उस पर 6,000 लिखा और वो मेरा चेक था। मैंने बैंक से अपने 10,000 में से 6,000 निकलवा लिए। मैंने एंट्री पास करी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। मैं कौन हूँ? अल्फा। मीज़ान बैंक एंट्री क्या पास करेगा? मीज़ान बैंक एंट्री पास करेगा, मीज़ान एंट्री पास करेगा अल्फा डेबिट, क्योंकि मीज़ान बैंक की लायबिलिटी कम हो गई। पहले मीज़ान बैंक के पास हमारे कितने पड़े थे? $10,000। अब 10 में से उसने हमें 6 वापस कर दिए, दे दिए। तो जब 6 वापस कर दिए तो हमने, मीज़ान बैंक ने कहा अल्फा डेबिट, क्योंकि मीज़ान बैंक की लायबिलिटी कम हो गई, और कैश क्रेडिट 1000 से। ठीक है, तो अल्फा डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया कितने से? 6,000 से अगेंस्ट कैश। और मीज़ान बैंक ने एंट्री पास कर दी अल्फा डेबिट 6,000 से अगेंस्ट कैश, और ये बैलेंस आ गया 10,000 माइनस 6,000। क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस माइनस हुआ तो 4,000 का क्रेडिट बैलेंस आ गया। 10 माइनस 6, ये आ गया बैलेंस कैरी डाउन 4,000। यानी अगर मैं अपने अकाउंटेंट से पूछूं कि भाई मुझे बताओ मेरे अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, तो वो कैश बुक देखेगा और कहेगा सर 10 जमा कराए थे, 6 निकाल लिए, 4 बाकी रह गए। मैं बैंक को फ़ोन लगाऊँ, मीज़ान बैंक फ़ोन लगा के पूछूँ वहाँ पे कि यार मेरा अकाउंट नंबर है ज़रा 012345, इसका बैलेंस तो बताओ, वो कहेगा 4,000। मेरी बुक्स में बैलेंस आ रहा है डेबिट, क्योंकि मैंने ये देखें ब्रॉड डाउन अगर होगा तो डेबिट पे होगा ना, तो डेबिट क्योंकि मेरे लिए बैंक मेरा एसेट है। और बैंक की बुक्स में मेरा बैलेंस आ रहा है 4,000 क्रेडिट, क्योंकि बैंक के लिए मैं उसकी लायबिलिटी हूँ। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, ये कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक उसूली तौर पे बराबर होता है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के होना चाहिए बराबर। ये होगा कब बराबर? ये उस वक्त होगा जब रूल नंबर 1 अप्लाई होगा कि कैश बुक की डेबिट पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पर भी हो, और रूल नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा हो कि जो कुछ कैश बुक की क्रेडिट पर है वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर भी हो। ठीक है ना, ये दो रूल, यानी कैश बुक की डेबिट पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पर भी हो, और कैश बुक की क्रेडिट पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर हो। अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, कैश बुक की डेबिट पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पर है, मैच हो जाए, और कैश बुक की क्रेडिट पर जो है वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर है, वो आइटम अगर सेम है तो मैच कर जाए अगर दोनों, तो ये दोनों बैलेंसेस आपस में बराबर होते हैं। तो फड्डा क्या है? फड्डा ये है कि क्या रियल लाइफ में ऐसा होगा? तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या होगा? हम पेज नंबर 2 पे जाते हैं। सीखा, रूल नंबर 1 हमने ये सीखा था कि जो कुछ कैश बुक की डेबिट पर होता है वो बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट पर होना चाहिए। और रूल नंबर 2 हमने ये सीखा था कि जो कुछ कैश बुक की क्रेडिट पर होगा वो बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पर होना चाहिए। ठीक है, कैश बुक की डेबिट पर जो है मैंने पैसे जमा कराए, मेरे लिए बैंक मेरा एसेट है, बैंक के लिए मैं उसकी लायबिलिटी है। मैंने पैसे निकलवाए, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, मेरे बैंक की लायबिलिटी भी कम हो गई। ठीक है जी, ये दो रूल्स है। अब ये रूल्स अगर सेटिस्फाई ना हो तो हमें क्या करना पड़ता है? इफ़ बैलेंस एज पर कैश बुक is not equal to बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो क्या करना होगा? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट चले। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, इस पे आने से पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि कैश बुक की डेबिट बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट से मैच नहीं करेगी, और ऐसा क्यों होगा कि कैश बुक की क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट की डेबिट से मैच ना कर रहे हो।
उसकी वजह होती है टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस क्या होती हैं? टाइमिंग डिफरेंसेस होती हैं, नंबर वन, रीजंस फॉर डिफरेंसेस, अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये पहला रीजन है। चेक्स issued but not presented for payment। भाई एक बात याद रखिए कि एक चेक की लाइफ होती है 6 महीने। मैं कोई चेक आपको बना के देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने आपको पैसे देने हैं, मैंने आपको एक चेक बना के दिया, उस पर आज की डेट डाल दी, साइन कर दिया, अमाउंट लिख दी। अब वो चेक मैंने आपको दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी, आप उसको उस बैंक में लेके जाएं जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, या ऑनलाइन में कहीं भी चले जाएं, उस बैंक के किसी भी ब्रांच में चले जाओ और मेरे अकाउंट से जाके पैसे ले लें। यार मैंने आपको पैसे दिए इसलिए कि मुझे देने थे, और आपने लिए इसलिए कि आपको चाहिए, आप जाएं जाके कैश कराएं ना। और आपने कैश नहीं कराया क्योंकि चेक की लाइफ 6 महीने है। लाइफ का मतलब है जो डेट मैंने उस पर डाली है। मिसाल के तौर पे मैंने चेक पे डेट डाली है 1 जनवरी, तो इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक उस चेक को, होल्डर ऑफ द चेक, जिसके हाथ में वो चेक है, वो जब जाके बैंक में शो करेगा, बैंक उसको पैसे दे दे। अगर तो मैंने उस चेक को ओपन रखा हुआ है, यानी उस पर कोई दो क्रॉस नहीं लगाया हुआ है, उसको अकाउंट पे ही नहीं किया हुआ, यानी ओपन चेक है, तो किसी के हाथ में भी वो चेक होगा, जाके बैंक में शो करेगा। बैंक मेरा अकाउंट नंबर देखेगा, उसमें मेरा सिग्नेचर देखेगा, डेट देखेगा, अमाउंट देखेगा। अगर 6 महीने के अंदर अंदर है तो वो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के उस बंदे को दे देगा जिसके पास, जिसके हाथ में वो चेक है। बात ये हुई कि मैंने जब आपको चेक दिया तो मैंने तो एंट्री पास कर दी, मैंने मिसाल के तौर पे अली को देना था चेक, मैंने तो कहा अली डेबिट और बैंक क्रेडिट, मैंने तो अपनी बुक्स में से वो अमाउंट कम कर दी, यानी मेरी कैश बुक में क्या हो गया, क्रेडिट साइड पे दिख रहा है। लेकिन वो बंदा बैंक जाके पैसे लिया ही नहीं, तो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे तो नहीं दिखेगा ना। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। ये कैश बुक की, ये देखें मैं और क्लियर कर देता हूँ ना आपको, मैं क्यों कर रहा हूँ पहले तक। मैंने क्या किया, मेरी कैश बुक है जो मैं बना रहा हूँ, नॉर्मली बनी हुई है, ठीक है ना। अब ये 10,000 रुपये उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है ना, ये बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें। मैंने 6,000 का चेक अली को दिया, मैंने तो एंट्री पास कर दी अली डेबिट और बैंक क्रेडिट। मैंने कहा यार मेरे पास तो 4,000 है जी। अब अली साहब ने वो चेक तो बैंक में ले जाके शो ही नहीं किया, तो मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्या शो कर रहा है, ये पर्टिकुलर्स हो गए, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये बैलेंस है, ठीक है जी। अब 10,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। अब मैंने जब चेक दिया तो अली को, तो अली को चाहिए ना वो चेक कैश कराए जाके मेरे नाम से, मेरे अकाउंट से। ये मेरा अल्फ़ा का अकाउंट है और ये अल्फ़ा का अकाउंट है। अब अली ने तो वो चेक कैश ही नहीं कराया, लेकिन मेरी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे तो है। अगर वो कैश कराते तो मेरी अकाउंट से पैसे निकल जाते ना, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। इसका मतलब है अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो कैश बुक की क्रेडिट पर होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट के डेबिट पर नहीं होते। ये रिकनसाइलिंग आइटम है, ये हमारे काम आएगा कब, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके पल्ले पड़ेगी बात। दूसरा है जी अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। ये है चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। नॉट, इसकी अंग्रेजी ये भी हो सकती है, नॉट येट एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट। हुआ ये कि मीज़ान बैंक में मेरा अकाउंट है और आपने जिसका अकाउंट बैंक अलहबीब में है मुझे एक चेक दिया, तो मैं, अच्छा उस चेक के ऊपर दो लाइनें डली हुई हैं, दो लाइनें डली हुई हैं इस तरह की ना, जैसे एक चेक होता है, ठीक है ना, ये चेक है मिसाल के तौर पर, इसके ऊपर अगर ये दो लाइनें डल जाएँ तो इसको क्रॉस चेक है। यहाँ पे लिखा होता है कि किसके नाम पे, यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कि जी अल्फ़ा। अब मसला ये है कि ये अल्फ़ा के अकाउंट में ही जाके जमा होगा। अल्फ़ा का कोई बंदा इस चेक को मेरे अकाउंट पे जाके कैश नहीं करा सकता, मेरी ब्रांच में जाके अकाउंट में ही जमा हो ये। तो भाई जब मैंने वो चेक आपसे लिया और मैंने उसको अपने अकाउंट में जमा किया,
तो मैंने तो फ़ौरन एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास कर दी? ये देखिए मेरे पास एक कैश बुक है और इस कैश बुक के अंदर मैंने क्या किया, 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है और मैंने आपसे जो चेक लिया 4,000 का, मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया एली। लेकिन ये मीज़ान बैंक का चेक नहीं है, ये बैंक अल्फला का है, ठीक है ना, या बैंक अल हबीब का है। तो मीज़ान बैंक वाले को कैसे पता है कि आपके अकाउंट में ये पैसे हैं भी कि नहीं? तो वो चेक कहाँ भेजता है? स्टेट बैंक को, यानी सेंट्रल बैंक को भेजता है। वहाँ पे वो क्लियरिंग में जाता है, ठीक है ना। निफ नाम से एक डिपार्टमेंट है, NIF, वहाँ से जाके वो क्लियर होता है। उसमें 48 आवर्स लगते हैं, तब कहीं जाके वो मेरे बैंक स्टेटमेंट में नज़र आता है। अदरवाइज अगर ये मेरा बैंक स्टेटमेंट है अल्फ़ा का, तो ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, ये बैलेंस है। यहाँ 10,000 तो दिख रहा है, यहाँ पे अमाउंट पोस्ट ही नहीं होगी। यहाँ तो डेबिट हो गई, यानी कैश बुक की डेबिट साइड पे तो होता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे नहीं होता। कौन सा? अनक्लियर्ड चेक्स या चेक्स नॉट रिकॉर्डेड, यानी चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ये रूल नंबर 2 हो गया, यानी ये रीज़न नंबर 2 हो गया जिसकी वजह से हमारी कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, ये पेज नंबर 2 हो गया। अब हम आते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। हम आ गए पेज नंबर 3 पे। रीजंस फॉर डिफरेंसेस हम कर रहे हैं, और रीजन फॉर डिफरेंसेस में हमारा जो थर्ड रीज़न है वो है अनपेड चेक या डिसऑनर ऑफ चेक। अच्छा, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये तो बस पढ़ रहे हैं हम 7 रीजन, ऑर्डर नहीं है इसका, लेकिन ये लॉजिकल यही बनता है। देखिए बात ये है, आपने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक अल हबीब का आपका चेक था, मीज़ान बैंक में जमा करा दिया। अब जब मैंने जमा कराया तो मीज़ान बैंक ने मुझे 2 दिन बाद फ़ोन किया कि भाई आपने अपने अकाउंट में जो चेक जमा कराया था ना मिस्टर अली से लेके, वो उस अकाउंट में मिस्टर अली के तो पैसे ही नहीं है, या ये कि ये चेक तो डाउटफुल है। इस चेक पे जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर वो नहीं है जो मिस्टर अली का सिग्नेचर है, जो उन्होंने बैंक अल हबीब में एज ए स्पेसिमेन दिया हुआ है। लेकिन कोई भी रीज़न हो सकती है, आपका वो चेक रिटर्न हो जाएगा। अगर वो चेक रिटर्न हो जाए तो मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए? मुझे एंट्री पास करनी चाहिए ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। क्यों? क्योंकि जब आपको मैंने आपसे पैसे लिए थे तो मैंने कहा था बैंक डेबिट और डेबिट क्रेडिट, भाई मैंने यही एंट्री पास की थी ना। बैंक डेबिट पैसे आपने दे दिए थे, मैंने कहा बैंक डेबिट डेटा क्रेडिट, यानी ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। अब वो चेक 2 दिन बाद बाउंस हो गया तो मुझे रिवर्सल करनी चाहिए ना, डेटर को डेबिट और बैंक को क्रेडिट करना चाहिए ना, लेकिन ये एंट्री में भूल गया। ये कैश बुक की डेबिट पे तो होती है, क्रेडिट पे नहीं होती, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में दोनों तरफ इसकी रिकॉर्डिंग हुई भी होती है। जब हमारे पास एक कैश बुक और एक बैंक स्टेटमेंट गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करके ये आइटम फॉर डिफरेंसेस निकालेंगे, ठीक है जी। और जब ये हमने कर लिया तो फिर अब हम आगे चले। आगे हमारे पास है एक रीज़न डायरेक्ट क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट को हम ट्रेडर्स क्रेडिट भी कहते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र भी कहते हैं, बैंक गायरो भी कहते हैं, और एक एग्जाम्पल के हिसाब से आता है वो अक्सर डिविडेंड, ठीक है ना। ये क्या होता है? अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इन अ बैंक अकाउंट। हमारे अकाउंट में कहीं से पैसे आ जाएं और हमें पता भी ना चले। हमें पता कब चलेगा? जब हम बैंक स्टेटमेंट मंगाएंगे। हमें नहीं पता तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल मेरा कोई जगह है, मैंने किराए पे दी हुई है, उसको कहा हुआ है कि भाई किराया मेरे अकाउंट में जमा करा दो, उसने जमा करा दिया। मैंने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, उस पर इंटरेस्ट आता है, बैंक ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मेरा कोई कस्टमर है, वो मुल्तान में रहता है, मैंने उससे कहा मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मुल्तान पैसे लेने नहीं आ रहा, उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो कोई भी रीज़न होगी, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और या तो ट्रेड रिसीवेबल या एंड या कमीशन या कोई भी डिविडेंड। मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है और इस कंपनी को कहा हुआ है कि इस शेयर पे जो प्रॉफिट हो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो ये आइटम जो है वो कैश बुक की
ये आइटम जो है वो कैश बुक की डेबिट साइड पे तो नहीं होता, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे होता है। अब और कीजिए, ये दोनों आइटम 3 और 4, ये दोनों आइटम हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड हुए हुए हैं। ठीक हो गया जी। ये हमारी बैंक स्टेटमेंट में दोनों जगह रिकॉर्ड हुआ हुआ है अनपेड चेक, और कैश बुक में एक जगह रिकॉर्ड हुआ हुआ है। और ये जो डायरेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांसफर, ट्रेडर्स क्रेडिट, बैंक गायरो, डिविडेंड है, ये मेरी कैश बुक की तो एक तरफ रिकॉर्ड हुआ हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं है। बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरे अकाउंट में किसने कब पैसे जमा कराए। डायरेक्ट डेबिट, मैंने अपने अकाउंट से किसी को पेमेंट कर दी, आजकल बड़ा कॉमन है, मेरे पास मोबाइल पे ऐप है मीज़ान बैंक की। मैंने क्या किया, आपसे पूछा हाँ भाई तुम्हें पैसे चाहिए, मैंने देने थे, आपने हाँ देने, मैंने उससे नंबर लिया, आपने मोबाइल में नंबर डाला, आपने अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। चेक के थ्रू नहीं किए, चेक को इशू नहीं किया, अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक अकाउंट, मेरे बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र हो गए। तो मैंने आपको मैंने आपको पैसे देने थे, क्यों देने, पागल हूँ मैं? नहीं भाई, मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी हुई है और मैंने उसके ऊपर तय किया हुआ है कि मैं हर महीने आपको पैसे दूंगा, या मैंने मैंने हर महीने की बात नहीं करी, मैंने कहा हाँ भाई पैसे देने 1 महीने बाद दे दूंगा, 1 महीने बाद मैंने आपको पैसे दे दिए। या तो आप मेरी लायबिलिटी थे तभी मैंने आपको चेक दिया है, या मैंने आपसे कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराया है, कोई एडवर्टाइजमेंट का, यानी कोई खर्चा किया और मैंने आपको पैसे दे दिए, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। उसूल की बात है, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, मेरी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे तो नहीं होगा, बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने मोबाइल निकाला और मोबाइल से आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो मेरा बैंक स्टेटमेंट तो अपडेट हो गया, लेकिन अकाउंटेंट जो मेरा रूम नंबर 14 में बैठा हुआ है हमारी टावर के है, छठे फ्लोर पे, उसको क्या पता मैंने हाजी हनीफ को पैसे दे दिए हैं? क्या पता उसे? वो तो एंट्री पास ही नहीं करेगा ये। उसे कब पता चलेगा? जब बैंक स्टेटमेंट आएगा तब ये एंट्री पास होगी। डायरेक्ट डेबिट होता है वंस अपॉन इंस्ट्रक्शन, मैंने बैंक को एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दी, बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, दैट्स ऑल। ठीक है ना? लेकिन एक होता है स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर या बैंकर ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर या बैंक ऑर्डर क्या होता है कि मैंने फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आपको पैसे देने हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे तय किया है कि 36 मंथ्स तक मैं आपको $100 पे करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे $3600 में एक चीज़ खरीदी है। तो हर महीने मेरे अकाउंट से $100 कम होते रहेंगे, और मुझसे बैंक कभी पूछेगा नहीं, क्योंकि मैंने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। डायरेक्ट डेबिट की तरह नहीं है कि एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दी, बैंक ने किया और उसके बाद बस। स्टैंडिंग ऑर्डर में बैंक को मैंने एक दफ़ा लिख के दे दिया और बैंक करता रहेगा, ये हर महीने करता रहेगा, और बैंक अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। यह आइटम कैश बुक की क्रेडिट साइड पर होना चाहिए लेकिन नहीं होता, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे होता है, क्योंकि बैंक मेरे अकाउंट से जब पैसे निकाल देता है तो मेरे अकाउंट को डेबिट कर देता है, यानी कम कर देता है, और जिसको देने होते हैं उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। ठीक हो गया जी। सेवेंथ, सेवेंथ है हमारे पास। अच्छा जी, ये सेवेंथ आइटम है अब बैंक चार्जेस। देखें, मुफ्त में सिर्फ हवा। बैंक चार्जेस, बैंक हमें जो भी फैसिलिटी देता है ना, उसके वो पैसे लेता है। हमें बेशक अपने एडवर्टीजमेंट्स में ये कहता है फ्री फ्री फ्री, लेकिन फ्री कोई चीज़ नहीं है। चेक बुक देगा हमें, चार्जेस काट लेगा अकाउंट से, हमारे पैसे बढ़े हुए ना वहीं से काट लेगा, हमें बताएगा भी नहीं। एटीएम कार्ड रिन्यू, पैसे कट जाएंगे। लॉकर है बैंक में हमारा, पैसे काट लेगा बैंकर, सर्विस चार्जेस उसके। ठीक है ना? अगर मीज़ान बैंक की एटीएम मशीन में मैं कार्ड डालूँ और मेरा मीज़ान बैंक में अकाउंट है, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। कार्ड है मेरा मीज़ान बैंक का, मशीन है मेरी बैंक का लबीब के अंदर डालूँ, उसमें पैसे निकालने के लिए पैसे कट जाएंगे 18 रुपये। ठीक है जी। पे ऑर्डर बनवाना, कहेगा फ्री है, फ्री नहीं है। एक पे ऑर्डर फ्री होगा भाई, उसके बाद वाले पे ऑर्डर में पैसे लगेंगे। हर बैंक का अलग अलग रूल है। तो मुझे क्या करना होता है, एंट्री पास करनी होती है, बैंक चार्जेस डेबिट, और ये सोल ट्रेडर विद एडजस्टमेंट्स वाले सवाल में भी हम पढ़ चुके हैं, और बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे बैंक से पैसे कटें,
जब बैंक स्टेटमेंट आएगा तो पता चलेगा कि मैंने अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं किए हुए क्रेडिट साइड पे, लेकिन मेरे बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे ये रिकॉर्ड हुए हुए। एट्थ और लास्ट आइटम है कैश बुक एरर। कैश बुक एरर का मतलब है जो ओरिजिनल कैश बुक मैंने बनाई है उसी में मैंने कोई गलती कर दी है, ओवर या अंडर स्टेट कर दिया है, ठीक है ना। इसका कोई रूल नहीं है, डील अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डील करेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये हमने 7 पढ़े हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्लियर चेक्स, डिसऑनर ऑफ चेक, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट, स्टैंडिंग ऑर्डर, बैंक चार्जेस, कैश बुक एरर। अब अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले अपना घर ठीक करें, स्टेप नंबर 1, अपनी कैश बुक बनाएं जो गलत बनी है, गलत नहीं जिसमें टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, उसके बैलेंस को ठीक करें। तो एक बनेगी एडजस्टेड कैश बुक, और फिर जो दूसरी बनेगी वो बनेगी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये एडजस्टेड कैश बुक और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, ये दो स्टेप है। अब ये कैसे बनते हैं जी, हम इसके स्टेप्स पे